प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, न्यू टॉपिक फ़ायोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि फ़ायोल की क्या हिस्ट्री थी, क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, फर्स्ट फ़ायोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ब्रॉर्न इन फ्रांस 1841। इनका बर्थ कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1841 को। माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860, तो माइनिंग इंजीनियरिंग ये कब किए थे? 1860 में ये क्या किए थे? माइनिंग इंजीनियरिंग का क्या कर रहे थे? कंप्लीट कर चुके थे। इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग इन 1888, तो ये कोल माइंस में क्या किए थे? एज अ इंजीनियर क्या किए थे? वर्क किए थे। कौन सी ईयर में वर्क किए थे? 1888। प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फिर कुछ टाइम के बाद उनको क्या किया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी क्या किया गया? प्रमोट कर दिया गया। कंपनी वॉज इन द सिचुएशन वॉज इंसॉल्वेंसी, जब मिस्टर फ़ायोल को मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया था उस समय कंपनी की कंडीशन बहुत बेटर नहीं थी। जो कंपनी थी वो इंसॉल्वेंट हो गई थी। इंसॉल्वेंट मीन्स क्या थी? कंपनी अपने लायबिलिटी को पे करने में क्या नहीं थी? कैपेबल नहीं थी। अप्लाइड हिज मैनेजियल टेक्निक, देन मिस्टर फ़ायोल ने क्या किया? जो उनके पास मैनेजियल टेक्निक था उसको उन्होंने क्या किया? अप्लाई किया। किस पे अप्लाई किया? कंपनी पर क्या किया? अप्लाई किया। कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीड, तो कंपनी को उस सिचुएशन से उन्होंने क्या किया? बाहर निकालने में क्या हो गए? सक्सेसफुल हुए। ठीक है, किस कारण सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने अपना मैनेजर स्किल क्या किया? अप्लाई किया। देन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर द कंपनी, और 30 ईयर के बाद वो क्या हो गए? कंपनी से क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए। लीडिंग कोल स्टील कंपनी विद द स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, और जब वो क्या हुए? कंपनी से रिटायर हुए थे उस टाइम उस कंपनी की क्या थी? बहुत ही ज़्यादा क्या की थी? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो गया था, और साथ ही साथ टुगेदर वो क्या हो गई थी? कोल, दैट इज कोल स्टील कंपनी की एक लीडिंग कंपनी क्या हो गई थी? बन चुकी। फ़ायोल की हिस्ट्री और बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि मिस्टर फ़ायोल का मैनेजमेंट में क्या मेजर रोल था, वो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फ़ायोल्स, तो फ़ायोल्स के क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे? फर्स्ट, फेमस एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स, तो वो किस नेम से फेमस थे? उनको मैनेजमेंट के स्टडी और थॉट फादर, दैट इज मैनेजमेंट के स्टडी एंड थॉट्स का क्या कहा जाता था? फादर कॉल किया जाता था। क्लियर डिस्टिंस बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजियल स्किल, तो उन्होंने क्या क्या डिफरेंट किया कि डेट इज़ आपका मैनेजर स्किल और डेट इज़ टेक्निक क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। डेट इज़ उनके बीच में वो डिफरेंस बिटवीन क्या किए? बताएं कि मैनेजमेंट स्किल जो होते हैं वो अलग है और मैनेजमेंट का जो टेक्निक है वो अलग होता है। नेक्स्ट, मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट, तो देन उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से मैनेजमेंट में क्या करते हैं? एक प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है? वर्क किया जाता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? मैनेजमेंट में वर्क होता है। पहले मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, देन स्टाफिंग की जाती है, फिर डायरेक्शन की जाती है एंड कंट्रोल की जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो स्टेप किसने एक्सप्लेन किया? इसने फर्स्ट टाइम दैट इज़ फ़ायोल ने क्या किया? ये स्टेप एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट, सी 14 प्रिंसिपल्स एक्ट गाइडलाइन ऑफ मैनेजर्स, तो उन्होंने क्या किया? 14 प्रिंसिपल डेवलप किया जो मैनेजर को क्या करते हैं? एज अ गाइडलाइन क्या करते हैं? गाइड करते हैं। जब वो क्या करता है? मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या करता है? एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या कोई डिसीजन क्या करता है? मैनेजमेंट से रिलेटेड लेता है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ़ायोल, तो मिस्टर फ़ायोल के जो प्रिंसिपल है उसको अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क, तो उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल दिया कि वर्क को डिवाइड करना चाहिए। दैट इज़ उन्होंने बोला कि पूरे वर्क एक सिंगल पर्सन को हमको क्या नहीं करना चाहिए? अलाउट नहीं करना चाहिए। वर्क को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। एंड देन पर्सन के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू वर्क क्या करना चाहिए? असाइन करना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा, स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट होगी एंड देन वर्कर की एफिशिएंसी भी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मीन्स होता है आपका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है किसी की चीज़ के लिए आपकी क्या जवाबदेही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो मिस्टर फयोल ने बोला कि जिस पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उसको अथॉरिटी भी दो, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दैट इज़ इक्वली मिलना चाहिए। अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो उसका मिसयूज़ करेगा। और अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए दैट इज़ फयोल्स ने बोला कि जिस पर्सन को आप क्या करते हो, अथॉरिटी देते हो, उसको आपको क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। फयोल ने क्या किया, मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया कि एज अ मैनेजर दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। दैट इज़ फयोल ने बताया कि कमांड में क्या यूनिटी रहना चाहिए, दैट इज़ एक सिंगल पर्सन के थ्रू क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन क्या करते हैं, कमांड देंगे, तो ऐसे कंडीशन में वर्कर बहुत ही क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा। और टुगेदर क्या होगा, जो सुपीरियर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वर्कर उनकी बात मान रहे हैं और सेकेंड सुपीरियर की बात नहीं मान रहे हैं। इसलिए जो भी आपका क्या होता है, दैट इज़ डायरेक्शन कमांड होता है, वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स किसी दैट इज़ अ मेथड या रूल्स को क्या करना, एक्सप्लेन करना, या किस तरीके से हमको कोई वर्क परफॉर्म करना है उसके बारे में बताना। तो जो भी डायरेक्शन है वो सिंगल पर्सन के थ्रू आना चाहिए। अगर एक सिंगल पर्सन डायरेक्शन देगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वर्कर को किसी भी टाइप की क्या नहीं होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी, जिससे वो क्या कर पाएंगे, बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्या कर पाएंगे,